हेलो बच्चों, मैं बिंदु चौधरी स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, इंग्लिश लिटरेचर का अपना नियर अबाउट कोर्स कंप्लीट है। होप आप बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज़ गोइंग ऑन कर रहे होंगे। आज हमारा जो पार्ट है उसमें हम लेके आए हैं शॉर्ट स्टोरीज़, और शॉर्ट स्टोरीज़ में भी टुमारो। आपको अपने बचपन की बातें याद आती होगी टुमारो के नाम से। होप आप इसे याद कर रहे होंगे, टुमारो, है ना। तो यहाँ पे ये टुमारो उस हिसाब से नहीं है, एक फादर की और एक सन की और एक टीनेंट बेटी और उसके पिताजी की कहानी है। ये हम इसे रीड आउट करेंगे। आज हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है। हम आपको बताएं, जो टुमारो शॉर्ट स्टोरी है वो किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों? जोसेफ कनराड सर के द्वारा इसे लिखा गया है। जोसेफ कनराड सर की बात करते हैं तो हम एक चीज़ और बात करते हैं कि आपको 1857 अगर याद है ईयर, तो हमें ज़रूर बताइएगा कि ये 1857 जो है वो किस लिए मशहूर है। आपने अपने 6th से स्टडीज़ कर रहे हैं, आप बचपन में अपनी पोएम्स भी, सुभद्रा कुमारी चौहान की पोएम भी आपने रीड आउट की होगी। तो 1857, मैं पूरा नाम नहीं बता रही हूँ, इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू कि हमें बताइए 1857 क्यों फेमस है। और यहाँ पे भी हम 1857 के जब जोसेफ कनराड सर के बर्थ की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जोसेफ कनराड सर का बर्थ कब हुआ बच्चों? Joseph Conrad was born on 3rd December 1857 in बार्डिचीव, यूक्रेन। जी हाँ, बार्डिचीव यूक्रेन में इनका 3rd दिसंबर 1857 में इनका बर्थ हुआ था। और हम क्या देखते हैं, इनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो व्हाट वी विल रीड, सी दिस वन। ही इज़ अ पॉलिश ब्रिटिश राइटर, is regarded as one of the greatest novelists writing in English language। ये एक्चुअल में है तो क्या, पॉलिश ब्रिटिश राइटर है, बट अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सबसे अच्छे नॉवलिस्ट में इनका नाम शुमार होता है। इसके अलावा देखिए बच्चों, दो ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली until his 20s, जी हाँ, 20s तक तो उनकी जो इंग्लिश है उस पर उनकी पकड़ ही इतनी मजबूत नहीं थी। He was a prose stylist who brought a non-English sensibility into English literature। इतना इनका प्रोज का जो स्टाइल है लिखने का इतना अच्छा था कि इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत ही अच्छी सेंसिबिलिटी की भावनाएं भर दी। हम क्या देखते हैं कि नॉन इंग्लिश सेंसिबिलिटी, इंग्लिश का कहीं उसमें टोन नहीं आ रहा है, बट फिर भी वो इंग्लिश लिटरेचर के लिए प्रोज स्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इनका और क्या वर्क है तो देखिए, ही जॉइंड द ब्रिटिश मर्चेंट मैराइन इन 1878 में जोसेफ कनराड सर ने क्या किया था, ब्रिटिश मर्चेंट मैराइन ज्वाइन कर लिया था एंड वॉज ग्रांटेड ब्रिटिश नेशनलिटी इन द ईयर 1886 में इनको ब्रिटिश नेशनलिटी मिल गई थी। इससे क्या हुआ कि वहाँ पे ये इनका जब नेशनलिटी मिल गई तो ये अपने आप को बहुत ही अच्छे से इस्टेब्लिश किया इन्होंने, और भी राइटिंग का जो इनका वर्क था वह चलता रहा। और इन्होंने क्या क्या किया देखिए बच्चों, ही रोट मैनी स्टोरीज एंड नॉवेल्स विद द नॉटिकल सेटिंग्स। जहाज़ों की व्यवस्था के संबंध में हमने क्या बताया आपको कि मर्चेंट मैराइन ज्वाइन किया था इन्होंने, तो इनको जहाज़ों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो गई थी और उसी नॉलेज के ऊपर इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ और नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिया था। हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड्स, क्या क्या इनके फेमस वर्क्स हैं, सबसे पहले हम देखते हैं लॉर्ड जिम
जो है इनके द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छे से अगर आप इसे पढ़ें तो बहुत अच्छा ये वर्क है इनका। नेक्स्ट है नॉस्ट्रोमो। नॉस्ट्रोमो की भी अगर आप स्टोरी पढ़ें तो आप खुद क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं हम भी सर के, जोसेफ कॉनराड सर के आसपास हैं क्या। हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड द निगर ऑफ द नार्किसियस, ये भी सर के द्वारा लिखी गई वर्क्स हैं। और सर के वर्क्स का अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया कि अप टू 20th इनका बिल्कुल भी 20s तक तो इनका बिल्कुल भी पकड़ ही नहीं था इंग्लिश में, बट फिर भी प्रोज स्टाइल इन्होंने बहुत ही अच्छे से लिखा और इंग्लिश लिटरेचर में इनका जो योगदान है वो बहुत ही अच्छे से हुआ। He was regarded as a major innovator and literary modernist, और इसी वजह से इनको सबसे अच्छा इनोवेटर और लिटरेरी मॉडर्निस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने वर्क से साबित कर दिया था इस चीज़ को। Conrad's work influenced numerous later 20th century writers, और इसी वजह से लेटर 20th centuries के जितने भी राइटर्स थे वो ज़्यादातर कॉनराड सर से ही इन्फ्लुएंस्ड होकर उन्होंने अपने राइटिंग्स को लिखा था। His book have been translated into dozens of languages and are taught in schools and universities. अगर हम बात करते हैं सर के वर्क की तो हमने देखा कि बहुत अच्छा वर्क है इनका। इसी के साथ हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में इनकी बुक्स को पढ़ाया जाता है। इनकी बुक्स का, इनका वर्क का ट्रांसलेशन कई लैंग्वेजेस में किया गया था। बट अगर हम देखें कि हर इंसान जो जन्म लेता है उसके डेथ ज़रूर होती है, तो यहाँ पे हम कॉनराड सर की अगर बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं। He was died on 3rd August 1924 by the cause of myocardial infarction in Bishopsbourne, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में बिशपसबर्न में इनका मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो गई। और 3rd अगस्त 1924 को जब इनकी डेथ हुई तो हम क्या देखते हैं कि इनके जो फॉलोवर्स हैं, इनकी राइटिंग के जो फॉलोवर्स हैं वो असंख्य संख्या में इनके सामने आए। और हम देखते हैं कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड इनको बहुत ज़्यादा लोगों ने फॉलोअप किया, इनके राइटिंग्स को बहुत ज़्यादा लोगों ने फॉलोअप किया। और हम खुद इसको पढ़ भी रहे हैं तो ये प्रूव है कि इनकी राइटिंग्स ऑल ओवर लैंग्वेजेस में हम सबके सामने है। अगर हम अपनी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं। टुमारो स्टोरी से अगर हम स्टार्ट करें टुमारो की, तो हम क्या देखते हैं। टुमारो वॉज रिटन इन अर्ली 902 एंड सीरियलाइज्ड इन पॉल मॉल मैगजीन इन 1902। इनको 1902 के स्टार्टिंग में ये जो स्टोरी है ये लिख ली गई थी और इसी स्टोरी को सीरियल के रूप में प्रकाशित किया गया था पॉल मॉल मैगजीन में 1902 में। ये एक सीरीज़ के रूप में कहानी आई थी। कई लोग यह भी कहते हैं कि इन्होंने पूरा एक नॉवल लिखा था और उसी नॉवल का एक शॉर्ट स्टोरी करके उसी नॉवल का कुछ एक्सट्रैक्ट शॉर्ट स्टोरी के रूप में हम सबको पढ़ने के लिए मिला है। इसके अलावा इसी को अगर हम कंटिन्यू करें तो हम क्या देखते हैं। इट वॉज लेटर कलेक्टेड इन टाइफून एंड अदर स्टोरीज इन 1903। 1903 में टाइफून एंड अदर स्टोरीज का जो कलेक्शन था उसमें भी टुमारो शॉर्ट स्टोरी को इंक्लूड किया गया था। उसी जो टाइफून और अदर स्टोरीज है उसी में हम क्या देखते हैं। द अदर स्टोरीज इन द वॉल्यूम वर एमी फॉस्टर। एमी फॉस्टर की भी स्टोरी उसी में इंक्लूड थी। एक फॉक है, रेमिनिसेंस एंड टाइफून। तो ये सब जो है वो टाइफून एंड अदर स्टोरीज में इंक्लूड था। और टुमारो का हमने आपको बताया स्टार्टिंग पॉल मॉल मैगजीन से हुई, सीरियल के रूप में इसे दिया गया और फिर 1903 में एक कलेक्शन के रूप में इसे दिया गया। बच्चों, हम अगर टुमारो शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स की। तो
पहले मैं स्टोरी बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके टुमारो के प्रिंसिपल कैरेक्टर्स कौन कौन हैं। क्योंकि इससे क्या स्टोरी बड़े इजी गोइंग वे में आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्टन हैगबर्ड सर की। जी हाँ, एक वृद्ध व्यक्ति हैं, कैप्टन हैगबर्ड हैं। ही अ रिटायर्ड कोस्टल स्कीपर एंड अ विडोवर। ये रिटायर्ड कोस्टल स्कीपर थे और इनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, ये विधुर थे। इन्हीं के अगर हम सन की बात करते हैं तो इनके सन का नाम था हैरी हैगबर्ड। हैरी हैगबर्ड की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हिज सन एंड एडवेंचरर। इनके जो सन होते हैं वो एडवेंचरर होते हैं। और अगर हम बात करें बाप बेटे के रिलेशन की तो हम क्या देखते हैं कि हैरी हैगबर्ड ओनली एट द एज ऑफ 14 अपने घर छोड़ के चला गया था। क्यों चला गया था? क्योंकि वो ऐसे मानता था कि उनके जो फादर हैं वो तानाशाह हैं और वो मुझे मारते पीटते रहते हैं। और हम खुद भी देखते हैं कई कंडीशंस में कि ये इनको एक लालची तानाशाही भ्रमित व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। बट जैसे जैसे स्टोरी चलेगी आप भी मुझे बताएंगे कि कौन फादर सही है या मदर सही है या सन सही है। मदर का यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मदर जो है बेटे के जाने के बाद में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी और थोड़े दिनों बाद में उनकी डेथ हो गई थी। एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि जब हम हैगबर्ड सर की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक व्यू के ये बंदे थे और इसी को स्टोरी करते वक्त भी मैं समझाऊंगी। सो ऑप्टिमिस्टिक वर्ड मैं आपको बता रही हूँ। ऑप्टिमिस्टिक इट मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग। और पॉजिटिव एटीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आप भी अगर पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं तो आप अभी जो स्टडी कर रहे हैं इसको कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करेंगे और सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके इसको रीड आउट करेंगे, बार बार लर्न करेंगे क्योंकि आपके पास में बहुत कम समय बचा है और हमें भी पता है कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो वी विल कंटिन्यू इट हेयर। हमने कैप्टन हैगबर्ड सर की बात की, हमने हैरी हैगबर्ड की बात की और हम बात करते हैं कैप्टन हैगबर्ड के जो टीनेंट हैं जोसिया कार्विल और उनकी डॉटर है बेसी कार्विल। तो सबसे पहले हम जोसिया कार्विल की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ही वॉज अ ब्लाइंड बोट बिल्डर। बोट बिल्डर बनाने वाले एक ब्लाइंड पर्सन हैं। हिज नेबर है, हिज नेबर हेयर हिज नेबर रिलेटेड टू कैप्टन हैगबर्ड। टीनेंट भी थे और हैगबर्ड सर के नेबर भी थे ये। और हम बेसी की बात करते हैं तो बेसी कार्विल जो हैं जोशिया कार्विल की डॉटर हैं और कैप्टन हैगबर्ड की टीनेंट है, टीनेंट की बेटी हैं। तो यहाँ पे इस स्टोरी में हम इन 4 कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और इन 4 कैरेक्टर्स को लेके जो ताना बुना जोसेफ कॉनराड सर ने बुना है उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। टुमारो वॉज रिटन इन अर्ली 1902। आई हैड ऑलरेडी मैंशन दिस वन टू यू कि 1902 में टुमारो जो स्टोरी है उसे लिखा गया था। इन द स्टोरी रिटायर्ड स्कीपर हैगबर्ड गोज फ्रॉम कोलचेस्टर टू कोलब्रुक इन सर्च ऑफ हिज सन हैरी हु वेंट टू सी। यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों, 1902 में जब ये स्टोरी लिखी गई तो इस स्टोरी के जो मुख्य पात्र हैं, इट मीन्स मेन कैरेक्टर कौन है, रिटायर्ड स्कीपर हैगबर्ड हैं। वो कोलचेस्टर में रहते हैं, कोलचेस्टर में रहते हैं। तब उनका जो 14 ईयर्स ओल्ड सन है वो घर छोड़ के चला जाता है। टाइम बिंग इन्होंने कितने ही लंदन मैगजीन और छोटे से लेके बड़े तक के अखबार में लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में अपने बेटे की गुमशुदगी लिखी थी। बार बार कह रहे थे कि कोई भी मेरे बेटे को अगर ढूंढ के लाके देगा तो आई विल
पे सम अमाउंट टू हिम और हर। बट होता क्या है कि कहीं पे भी उनके बेटे की खोज खबर नहीं लगती है। सडनली उनको थोड़ा बहुत पता चलता है कि उनका जो बेटा है वो कोलचेस्टर में सेट हो गया है। सो ही आल्सो स्विच्ड ऑफ फ्रॉम कोलचेस्टर टू कोलब्रुक। वाई? इन सर्च ऑफ हिज सन हैरी हु वेंट टू सी। उनको ये बताया गया था हैगबर्ट सर को कि उनका जो बेटा है हैरी वो सी में काम करता है, वॉयजेस का काम करता है, यात्राएं करता है वो वहाँ पे। तो इसी वजह से हैगबर्ट सर जो हैं वो कहाँ चले जाते हैं? कोलचेस्टर से कोलब्रुक चले जाते हैं। बट होता क्या है? फेलिंग टू फाइंड हिम हैगबर्ट सेटल्स देयर। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हैगबर्ट सर को हैरी नहीं मिलता, परंतु हैगबर्ट सर क्या करते हैं? अंततः कहाँ सेटल हो जाते हैं? कोलचेस्टर में ही नहीं होते हैं, कोलब्रुक में ही सेटल हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इनका जो स्विच ऑफ होना है वो कहीं ना कहीं इनकी जो शुदा है उसे शांत कर रहा है। सी हाउ इट इज। He is a dupe of tomorrow as he endlessly hopes for his son's return every day। होता क्या है कि इनको हैगबर्ट सर को एक झांसा देने वाला व्यक्ति माना जाता है। क्यों माना जाता है? जब भी उनसे कोई पूछता था आपके बेटे कब वापस आएंगे, तो हैगबर्ट सर क्या कहते थे? टुमारो। क्या कहते थे बच्चों? यस, टुमारो। और यही जो है हमारी जो स्टोरी है उसका टाइटल भी बना। क्यों? क्योंकि उनको एक आशा थी कि उनका जो बेटा है वो अगले दिन टुमारो ज़रूर आ जाएगा। बट ये जो उनका झांसा देना, ड्यूप वाली जो प्रवृत्ति थी, हमें लग रहा था कि ये प्रवृत्ति है, बट इनका ये जो टेंडेंसी है, इनकी जो होप है, इनका जो ऑप्टिमिस्टिक रवैया है वो साबित करता है कि वन डे हिज सन विल कम। और अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं कि उनके सन आते भी हैं, बट किस रूप में आते हैं? वेट हम बता रहे हैं आपको, वेट करिए बेटा, बीच में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस स्टोरी को। ही शेयर्स हिज होप एंड डिसमे विद बेसी। जब हैगबर्ट सर हैं, हैगबर्ट सर 2 कॉटेजेस लेते हैं। एक कॉटेज उनका खुद का होता है और एक कॉटेज में वो अपने टीनेंट को किराए पे दे देते हैं, ऑन रेंट अपने कॉटेज को दे देते हैं। तो यहाँ पे ये जो फेंस लगी हुई होती हैं, बाड़ लगी हुई होती है, तो कई बार जब हैगबर्ट सर बहुत ही उलझे हुए होते हैं, दिमागी रूप से बहुत ही टेंशन में होते हैं या अपनी आशाएं बताते हैं, तो वो सब किसको बताते हैं? जो इनकी टीनेंट है जिसका नाम क्या है? बेसी। बेसी को वो अपने सारे सुख दुख की बात बताते हैं। द डॉटर ऑफ हिज नेक्स्ट डोर नेबर इन होम ही सीज अ सूटेबल वाइफ फॉर हिज सन। यस, नेबर तो थी ही थी, टीनेंट तो थी ही थी, बट हैगबर्ट सर के दिमाग में एक और बात चल रही थी कि अगर उनका बेटा हैरी वापस आ जाता है तो वो सबसे सूटेबल बहू किसको पसंद करेगा अपने बेटे के लिए? बेसी को ही पसंद करेगा। और वो कई बार इन बिटवीन बेसी को ये बात कहते भी हैं कि बेसी, मेरे बेटे के आने तक आप इंतज़ार करिए। क्यों? क्योंकि मैं मेरे बेटे की शादी आपसे करूँगा। हैरी डज रिटर्न, but he also recounts how his father mistreated him as a child and reveals that he has come to his father to borrow some money। ऑप्टिमिस्टिक की हमने बात की थी, तो हम क्या देखते हैं कि हैगबर्ट सर के पास में हैरी एक बार आते ज़रूर हैं, बट वो एज अ सन वहाँ नहीं आते हैं। उनको बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती है कि वो अपने फादर के पास में एज अ सन रिग्रेट करने के लिए आए, माफ़ी मांगने के लिए आए कि सॉरी फादर, मैं यहाँ से चला गया था। वो आते ज़रूर हैं, परंतु वो अपने फादर के जो मिसट्रीटेड अचीवमेंट है उसको बताते हैं। वो कहते हैं कि बच्चा था तो मेरे साथ बहुत गलत सलूक किया गया था,
और जब वो फादर के घर आते हैं तब ये भी नहीं बताते हैं कि मैं हैरी हूँ, और ना ही पिताजी इट मीन्स मिस्टर हैगबर्ड हैं वो हैरी को पहचान पाते हैं। वहाँ पे हैरी जाते हैं और कहते हैं सर मैंने आपके सन को देखा है, बट अल्टीमेटली सर क्या कहते हैं मिस्टर हैगबर्ड, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने मेरे सन को कहीं नहीं देखा है, आप मुझे मूर्ख मत बनाइए, आप चले जाइए। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो हैरी आए थे वो अपने फादर से कुछ न कुछ मनी लेने आए थे। उनकी कतई दिलचस्पी नहीं थी कि वो फादर के संग स्टे करें, उनकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ मनी माइंडेड रूप में थी। Bessie tells Harry about how his father has kept his hopes with the myth of tomorrow. बेसी जो है जब हैरी के फादर मिस्टर हैगबर्ड उनको लड़ झगड़ कर अपने घर से निकाल देते हैं, इस घर से निकाल देते हैं, तो जो हैरी हैं वो बेसी के घर जाते हैं और बेसी को बातों बातों में बताते हैं अपने बारे में। क्या बताते हैं कि मैं जब छोटा था तो मेरे फादर ने मेरे साथ में बहुत इल ट्रीट किया, मुझे पनिश करते थे और मेरे घर से निकलने से 2 दिन पहले तक इन्होंने मुझसे मारपीट भी की थी। तो ये एक तानाशाह फादर के रूप में थे और मुझे वह पसंद नहीं था, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ निकल गया समुद्री यात्रा पर। लेकिन यहाँ पे वो यह भी बता देते हैं हैरी बेसी को क्या कि मैं मेरे दोस्तों के साथ गलत संगत में पड़ गया था और मैं कई बार लड़कियों से भी गलत काम करता था, और यही बात जो है बेसी को बहुत दुख देती है। बेसी अपने आप में प्रेम में विक्षिप्त महिला की तरह ट्रीट करती है, बट वो बिल्कुल भी हैरी को बताती नहीं है, सिर्फ एक हिंट देती है। क्या देती हैं कि हैरी अबाउट हाउ हिज फादर हैज़ केप्ट हिज होप्स, कि आपके पिताजी ने आपके लिए कितनी आशाएं रख रखी है। क्या आशा रख रखी है? सबसे बड़ी एक मिथ पाल रखा है उन्होंने कि मेरा बेटा टुमारो आएगा। तो इस मिथ के बारे में बात करते हैं बेसी और हैरी। दिस इज ए स्टोरी ऑफ deluded होप्स एंड ड्रामेटिक आयरनी। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये एक भ्रमित कर देने वाली कहानी है और इसमें विरोधाभास भी है। जी हाँ, इसमें विरोधाभास भी है। क्या क्या है? वी विल टेक स्टेप बाय स्टेप। देयर आर 2 प्रिंसिपल आयरनीज इन द टेल, वन रियल एंड द अदर इज पोटेंशियल। एक तो सही होती है और दूसरी सिर्फ संभावना व्यक्त करके बताई जाती है। द फर्स्ट द रियल वन इज that the apparently doting father Hagbard turns out to be a tyrant and a fraud whose eagerly awaited son actually wants nothing to do with him। पहली जो आयरनी है वो रियल है। रियल में क्या है? वो रियल आयरनी यह है कि उनके जो फादर हैं वो अति स्नेही फादर के रूप में होते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है? वो एक टायरेंट है, तानाशाही है, वो एक फ्रॉड धोखेबाज फादर है वो। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को देखते हैं। साथ ही हम क्या देखते हैं कि हैगबर्ड सर क्या करते हैं? ईगरली वेटेड सन एक्चुअली वांट्स नथिंग टू डू विद हिम। बेटा पिताजी से पैसे के अलावा कुछ नहीं चाहता और पिताजी ये सोचते हैं कि अल्टीमेटली मेरा बेटा घर आएगा और उस घर के लिए वो बहुत सारी तैयारियां भी करते हैं। क्या तैयारियां करते हैं बच्चों? अपने घर में सबसे पहली तो बात है कि अपने घर में वो किसी को भी आने नहीं देते। अच्छा सा फर्नीचर, अच्छा सा फायर का इंतज़ाम। क्यों? क्योंकि हैरी और उसके बच्चे, उन लोगों को कहीं कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा वो जगह जगह खड्डे खोद के रखते थे। क्यों खोद के रखते थे? वो मार्केट से फूलों के बीज भी लेते के आते थे, बट उनको यहाँ पे सो नहीं करते थे, बोते नहीं थे। क्यों नहीं बोते थे? कि मेरा बेटा हैरी आएगा और वही इनको बोएगा। एक और बात थी कि हैगबर्ड जो है वो किसी को भी अपने घर पे आना अलाउड नहीं करते थे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कहीं पे तो हैगबर्ड का अलग तरीके का रवैया और कहीं पे वो अलग तरह का रवैया ट्रीट कर रहे हैं। He was built up a self enclosed system of belief about his son।
उन्होंने अपने खुद के अंदर ही एक स्वबंधित एक विश्वास पैदा कर लिया था अपने बेटे के लिए। ही हैज़ प्रिपेयर्ड अ होम कमिंग विच इज़ अ मिथ दैट सस्टेन्स हैगबर्ट हिमसेल्फ। और उन्होंने एक मिथ पाल लिया था कि आएगा, टुमारो माई सन विल कम, टुमारो माई सन विल कम। और टुमारो से कई बार वो ममल्ड भी हो जाते थे, नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक पे भी वो आ जाते थे। अगर हम बात करें बच्चों सेकंड आयरनी की, तो सेकंड आयरनी क्या है यहाँ पे? द सेकंड आयरनी इज दैट हैरी बोरोज मनी फ्रॉम द हेल्पलेस एंड मून स्ट्रक Bessie, but if Hagbard sticks to his word and disinherits his son, she will be the benefactor. सेकेंड आयरनी की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि जो हैरी है वो प्रेम में विक्षिप्त महिला बेसी से पटा के, किसी भी तरह का लालच दे के बेसी से अमाउंट लेके चले जाते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं। और अगर हम क्या देखते हैं, बट इफ़ हैगबर्ड स्टिक्स, अगर हैगबर्ड अपनी बातों पे कायम रहते हैं, क्या कायम रहते हैं? हैगबर्ड सर ने कहा था जब हैरी उनके घर पे पैसे मांगने आया था या बोलने आया था कि मैं ही आपके बेटे को जानता हूँ, और बाद में उन्होंने क्या देखा कि हैरी बेसी के घर गया है और बेसी उन्हें पैसे दे रहे हैं, तो हैगबर्ड क्या कहते हैं, बेसी आप बिल्कुल भी इनको पैसे मत दीजिए, और अगर मेरा बेटा नालायक हुआ तो मैं उसको बिल्कुल भी घर में नहीं रखूँगा, और मेरा जितना भी प्रॉपर्टी है वो मैं बेसी के नाम कर दूंगा। तो यही बात यहाँ पे है कि हैगबर्ड सर अगर अपनी बात पे कायम रहते हैं तो उनकी जितनी भी संपत्ति है उनसे उनका बेटा वंचित हो जाएगा, और जो बेसी है वही बेनिफैक्टर होगी, पूरी संपत्ति की मालकिन जो है वही होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कई बार हैगबर्ड सर का जो मूड है वो टोटली चेंज भी हो रहा है। अगर इसकी हम क्रिटिकल समरी की बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं, दिस इज ए स्टोरी ऑफ deluded hopes and dramatic irony which might have come from the pages of Thomas Hardy rather than his friend and contemporary Joseph Conrad। हम देखते हैं कि ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी धोखा देने वाली, व्यंग्य करने वाली स्टोरी है, और ऐसी स्टोरीज और कौन लिखते थे? थॉमस हार्डी सर लिखते थे। तो कई बार हमें लगता है थॉमस हार्डी सर के फ्रेंड सर्किल में ही जोसेफ कॉनराड सर हैं, उनके समकालीन हैं, और वही इस स्टोरी को लिख रहे हैं। देयर आर टू प्रिंसिपल आयरनीज इन द टेल। क्रिटिकल समरी करते हैं तो हम वापस क्या देखते हैं कि दो प्रिंसिपल आयरनी है, वन रियल एंड द अदर इज पोटेंशियल। एक सही और दूसरी संभावना मात्र। द फर्स्ट विच इज़ रियल इज दैट अपरेंटली डोटिंग, बहुत ही अति स्नेही फादर की हम बात कर रहे हैं। फादर हैगबर्ट टर्न्स आउट टू बी ए टायरेंट, बहुत ही तानाशाह धोखेबाज व्यक्ति के रूप में इसको शो किया गया है। whose eagerly awaited son actually wants nothing to do with him। वो अपने बेटे के लिए बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे, माई सन विल कम, बट हैरी उनका जो सन है उनको अपने फादर से कोई भी मतलब ही नहीं था। हैगबर्ट हैज़ बिल्ट अप अ सेल्फ एंड क्लोज सिस्टम ऑफ बिलीफ अबाउट हिज सन, अपना सेल्फ बिलीफ बना रखा था, एंड ही हैज़ प्रिपेयर्ड अ होम कमिंग विच इज़ अ मिथ विच सस्टेन्स हैगबर्ट हिमसेल्फ। उन्होंने एक मिथ पाल लिया था, और वही मिथ की वजह से जो हैगबर्ट हैं वो अपने आप को भी सस्टेंड किए हुए थे। एक और हम बात करते हैं सेकंड आयरनी की। क्रिटिकल समरी में अगर हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, द सेकंड आयरनी विच मे ओनली बी रियलाइज्ड आउटसाइड द नरेटिव टाइम फ्रेम is that Harry borrows money from the hopeless and moonstruck Bessie। एक सेकेंड आयरनी हम क्या देखते हैं, हैरी जो है प्रेम में विक्षिप्त हम कहें मून स्ट्रक, तो प्रेम में विक्षिप्त जो महिला है
उससे पैसे ले जाता है। बट अगर हम बात करें हैगबर्ड सर की तो हम क्या देखते हैं, बट हैगबर्ड स्टिक्स टू हिज वर्ड एंड डिसइनहेरिट्स हिज सन, ही देन शी विल बी द बेनिफैक्टर। और अगर हम देखते हैं कि हैगबर्ड सर हैं, अगर वो अपनी संपत्ति में से अपने सन को छोड़ देते हैं, संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, ओनली ऑन दैट कंडीशन बेसी विल बी द बेनिफैक्टर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक ऐसे फादर की स्टोरी देख रहे हैं जो अपने सन को चाहता तो है, जो सन घर छोड़ के चला गया है उसके लिए बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी करना, बहुत सारे उसके लिए कलेक्शंस करना, पैसों का कलेक्शंस करना, और इसके लिए उन्हें कई बार कंजूस भी कहा जाता है, बट वो उसको भी झेलते हैं और अपने बेटे के लिए एक ऐसा घर सजाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे की एंट्री के लिए ही खुला था, बाकी कोई भी उसमें अलाउड नहीं था। दूसरी तरफ हम उनके टीनेंट बेसी और उनके फादर को देखते हैं। उनके फादर जो कि ब्लाइंड फैटी होते हैं और कोई भी काम अपने आप नहीं कर पाते हैं, सभी कामों के लिए बेसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पर हम बेसी का भी कैरेक्टर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, दो दुखी लोग आपस में एक दूसरे को कंसोल कर रहे हैं। वन इज हैगबर्ड सर एंड द सेकंड वन इज बेसी। कई बार लोग क्या कहते हैं कि बेसी और मिस्टर हैगबर्ड में कुछ न कुछ गलत चल रहा है, बट जब हम लेटर ऑन इसको स्टडी करते हैं तो हम क्या देखते हैं बच्चों, कि बेसी में हैगबर्ड अपनी सबसे अच्छी बेटे की बहू, डॉटर इन लॉ के रूप में वो उनमें सारे गुण देखते हैं। वो देखते हैं कि बेसी के जो फादर हैं, छोटी सी आवाज़ पर अगर बेसी नहीं आती हैं तो उनके विरुद्ध चिल्लाने लग जाते हैं, बट बेसी बहुत ही काम डाउन होकर अपने फादर का हर काम पूरा करती थी। उन्हें बिल्कुल भी बुनाई नहीं पसंद थी, निटिंग नहीं पसंद थी, बावजूद इसके वो अपने फादर के लिए सॉक्स बुनती हैं। तो कई सारी चीज़ों में हम क्या देखते हैं कि हैगबर्ड सर कई बार कहते हैं कि सन्स अच्छे नहीं होते, डॉटर्स अच्छी होती हैं। तो कुल मिला के हम जब इस शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं तो एक ऐसे फादर की स्टोरी जो अपने बेटे के लिए टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक और इतनी सारी नेक्स्ट मंथ तक की बात कर जाने वाला फादर अल्टीमेटली कहता है कि मैं मेरे बेटे को संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। हो बच्चों, आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपको इजीली समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा हमारे संग, हम लेके आएंगे इनके क्वेश्चन आंसर्स। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।